हेलो दोस्तों, मैं चंदन सिंह अभियंता आप सभी का अभियंता स्टडी विजन के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको विज्ञान के आज वो प्रश्न बताने जा रहे हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देर ना करते हुए देखा जाए। हमारा आज का टॉपिक है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। परिभाषा क्या बताएंगे? तो सबसे पहले हम देखिए, आपको पढ़ाए थे चिन्ह परिपाटी, तो बताए थे ये दर्पण है। तो दर्पण के ये मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर ध्रुव होता है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष ये ध्रुव है। तो आपको बताए थे तो वस्तु रखी जाती है ध्रुव के बाईं ओर रखी जाती है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखी जाती है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो या तो दाईं ओर बनता है या नीचे की ओर बनता है। ठीक है, ये आपको बताया था उससे। तो यहाँ से हम परिभाषा बताएंगे। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, रेखीय आवर्धन का परिभाषा क्या बताएंगे? तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी? प्रतिबिंब की लंबाई। फिर से देखा जाए तो बताएंगे गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई, ठीक है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। फिर से देखा जाए रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो बताओ, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और स्मॉल m बराबर होता है वस्तु की लंबाई को I से, प्रतिबिंब की लंबाई को I से, वस्तु की लंबाई को O से। तो m बराबर होता है I बटा O, m बराबर होता है I बटा O। अब हमें ये देखना है, तो अगर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनेगा तो आवर्धन पॉजिटिव होगा। यदि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा तो आवर्धन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और यदि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक को उल्टा रहे, वास्तविक उल्टा बने तो उसका आवर्धन निगेटिव होता है, माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब यदि सीधा बनता है, आभासी बनता है तो उसका आवर्धन प्लस होगा, और यदि वास्तविक और उल्टा बनता है तो उसका आवर्धन माइनस में होगा। अब आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो m बराबर होता है I बटा O बराबर माइनस भी बटा यू। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ना है अवतल दर्पण का उपयोग तथा उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग अक्सर प्रश्न ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं 1 नंबर में। तो आइए देखा जाएगा। चलिए देखा जाए, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ये बताना है। दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो हम सबसे पहले देखते हैं दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। उसमें वस्तु की दूरी रखी गई है, वस्तु इतना दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। u बराबर -25 सेमी। u बराबर कितना है? -25 सेमी, क्योंकि हम वस्तु की दूरी को हमेशा ऋण चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो u बराबर हो गया -25 सेमी। अब हमें दिया है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। यहाँ देखा जाए, यदि वस्तु की लंबाई O बराबर हम 2 रखें तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना होगा? 1 सेमी होगा। 2 सेमी अगर रखें वस्तु की लंबाई तो उसकी प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेमी होगी। तो हम आवर्धन बोल सकते हैं, आवर्धन m बराबर होता है I बटा O। m बराबर क्या होता है? I बटा O। तो आवर्धन हम इसका बोल सकते हैं I का मान 1, O का मान 2 रख सकते हैं। तो m बराबर हो जाएगा I बटा O, यानी 1 बटा 2। अब देखते हैं उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसमें प्लस चिन्ह रहेगा। ठीक है,
चूँकि हमने अभी पढ़ा तो m बराबर होता है I बटा ओ बराबर माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू। ये सूत्र अभी हमने पढ़ा, तो हम लिख सकते हैं I बटा ओ का मान दिया है 1/2 अब बराबर माइनस भी अब बटा यू का मान दिया है, यू का मान कितना दिया है तो -25 सेमी दिया है, -25 सेमी दिया है। यहाँ से माइनस माइनस कट गया, ठीक है। तो ये हमारा भी बराबर प्राप्त होगा, भी बराबर हमें प्राप्त होगा तो 25/2 यानी भी बराबर होगा 12.5 सेमी। भी का मान कितना हुआ 12.5 सेमी। अब हमें निकालना है एफ का मान निकालना है, इसका फोकस दूरी निकालना है। तो हम जानते हैं, आप लोग को पढ़ा दिया गया है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v, भी का मान कितना है 25/2 ही रखा जाए तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे हो जाएगा। 1/25 2/2 लिखेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 25 नीचे हो गया, प्लस 1/u, 1/u का मान कितना है -25 है तो ये -25 हो गया। चलिए देखा जाए, दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 25 है, ये 2 बार, ये प्लस माइनस ये 1 बार, ये हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा 1/25, 1/25 यानी f बराबर हमें प्राप्त हुआ 25 सेमी। f बराबर कितना प्राप्त हुआ 25 सेमी लिखेंगे। अतः दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी 25 सेमी होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी 25 सेमी। फिर से देख लिया जाए, हमें इस सवाल में दिया था वस्तु की दूरी दिया था u बराबर -25 सेमी और दिया गया था प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो हम मान लिए प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेमी है तो वस्तु की लंबाई 1 सेमी हो जाएगी। अगर प्रतिबिंब की 4 सेमी मानेंगे तो वस्तु की लंबाई 2 सेमी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 सेमी हम 2 सेमी माने हैं वस्तु की लंबाई, तो आधी कह रहा है तो हम लिख सकते हैं m बराबर 1/2। आधी का मतलब होता है 1/2 लिख सकते हैं। अगर 2 गुना कहेगा तो m बराबर 2 लिखेंगे, 3 गुना कहेगा तो m बराबर 3 लिखेंगे। अब देखना हमें उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। अगर प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा तो प्लस और वास्तविक उल्टा बनेगा तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो m बराबर होता है सूत्र I बटा ओ बराबर -v/u। I बटा ओ का मान दिया 1/2, ये हो जाएगा -v के जगह -v लिख दिए, u का मान -25 है तो -25 रखे। यहाँ से हमने निकाला तो v बराबर हो गया 25 ऊपर चला गया तो 25/2 तो v बराबर 12.5 सेमी, ठीक है। अब हमें पता है सूत्र जानते हैं हम लोग 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर हो जाएगा 25/2, यहाँ पर 25/2 लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/25 हो गया। यहाँ प्लस 1/u है, u का मान -25 रखना है तो -25 रखें। दोनों का एलसीएम 25 हुआ, ये 2 बार गया, प्लस माइनस हो गया यहाँ पर, ये 1 बार। 1/f बराबर हुआ 1/25, तो f का मान कितना हमें प्राप्त हुआ तो 25 सेमी। चलिए आइए देखा जाए 1-2 और सवाल। चलिए देखा जाए, हमारा अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर एक वस्तु का 3 गुना बड़ा वो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु की दूरी दिया है 30 सेमी। सबसे पहले हम लिख लिया जाए, जो दिया है वो लिखा जाए। तो इसका लिखेंगे वस्तु की दूरी u बराबर -30 सेमी हो जाएगी। अब देखा जाए प्रतिबिंब आभासी बनता है, कैसा बनता है जी आभासी। तो अभी बताया गया, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो आवर्धन प्लस में आएगा। अब आवर्धन कितना बड़ा है तो वस्तु से 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा यानी 3, आवर्धन कितना हो गया 3 बन गया। आपको पहले बताया गया, तो अगर आवर्धन का है आधा बनता, वस्तु की लंबाई की आधा बनते हैं तो आवर्धन हो जाएगा 1/2। 2 गुना कहेगा तो 2, 3 गुना कहेगा तो 3, ठीक है। यहाँ पर आभासी दिया है तो +3 हो गया। उसके बाद क्या दिया है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें निकालना है। चूँकि अभी बताया गया आपको m बराबर होता है -v/u। अभी हमने सूत्र पढ़ा है m बराबर I बटा o बराबर -v/u, तो हम लिख सकते हैं m बराबर -v/u। अब m का मान दिया हमें कितना तो 3 सेमी दिया है, 3 दिया है, m का मान 3 दिया है, v के जगह पर -v लिखे, -v। u का मान दिया है -30 सेमी, -30 सेमी, माइनस कट गया तो ये v बराबर हमें प्राप्त हुआ 90 सेमी। v बराबर कितना प्राप्त हुआ 90 सेमी। अब हमें क्या निकालना है तो अब हमें निकालना है फोकस दूरी। तो अभी आपको सूत्र बताया गया है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u।
सूत्र मान रखेंगे 1/f बराबर 1/v, 1/v का मान है 90 प्लस 1/u का मान, u का मान कितना है -30, -30 और 90 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 90। ये एक बार यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये 3 बार जाएगा, तो हमें प्राप्त हुआ 1/f बराबर हो जाएगा -2 बटा हो जाएगा 90, तो f बराबर हो जाएगा -90/2, यानी हो जाएगा -45 सेमी, -45 सेमी। तो हम लिखेंगे, तो हम देख रहे हैं हम f बराबर कितना आया, तो f बराबर आया -45 सेमी। तो हम लिखेंगे, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, -45 यानी 45 सेमी होगी। चूँकि माइनस चिन्ह लगा है, तो माइनस चिन्ह जानते हैं हम अवतल दर्पण के फोकस दूरी के साथ माइनस चिन्ह रहता है, इसलिए माइनस चिन्ह है। आइए एक दो सवाल और देखते हैं। चलिए आइए देखा जाए, हमारा अगला सवाल है, तो 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेमी लंबी वस्तु 15 सेमी की दूरी पर स्थित है। दिया क्या क्या है, पहले ये देख लिया जाए। तो हमें दिया है अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, तो ये हो गया -10 सेमी, फोकस दूरी दिया है -10 सेमी, ठीक। उसके बाद दिया है 2 सेमी लंबी वस्तु, यानी क्या दिया है, ये दिया है वस्तु की लंबाई O बराबर दिया है 2 सेमी, O बराबर क्या दिया है 2 सेमी दिया है, ठीक। और क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है 15 सेमी की दूरी पर रखी जाती है, तो 15 सेमी की दूरी पर यानी हो जाएगा u बराबर -15 सेमी, u बराबर -15 सेमी। हमें ज्ञात क्या करना है, तो पहले ज्ञात करना है v का मान, उसके बाद क्या ज्ञात करना है, i का मान निकलना है, प्रतिबिंब की लंबाई निकलना है और वस्तु की स्थिति बतानी है, ठीक है। तो आइए देखा जाए, पहले देखते हैं। तो f और u दिया है, तो हम v निकाल लेंगे दर्पण के सूत्र से, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। f का मान 1/-10 रख दिए, यहाँ पर 1/v भी निकालना है, u का मान है -15, तो 1/ प्लस माइनस रख दे रहे हैं 15। चलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस लगा रहे हैं, ठीक। अब देख रहे हैं ये 1/-10 हो गया, माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस ए साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/15 बराबर 1/v। यहाँ पर 10-15 का एलसीएम हो जाएगा 30, ये जाएगा 3 बार, ये गया 2 बार, बराबर 1/v। तो हम यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 2 में से 3 गया तो -1/30, तो हमें v बराबर प्राप्त हुआ -30 सेमी। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है i का मान निकालना है। तो हम चूँकि अभी पढ़ चुके हैं, चूँकि I/O बराबर -v/u, अभी सूत्र हमने पढ़ चुके हैं। तो i का मान कितना रखना है, तो i का मान नहीं दिया है, तो i की जगह पर i रखेंगे। o का मान कितना है, तो o का मान 2 सेमी है, 2 रख दिए, 2 सेमी है, 2 सेमी रख दिए। और v का मान कितना है, तो -30 दिया है, -30 सेमी बटा में u का मान है -15 सेमी, ये माइनस कट गया। आगे देखें हम, तो हमें प्राप्त हुआ I/, सेमी से सेमी ये काट देंगे, I/2 सेमी बराबर -30 बटा में 15 दूनी 30, 2 बार में कट गया। ये I बराबर हमें प्राप्त हुआ -2 × 2 सेमी, तो I बराबर हुआ -4 सेमी। I का मान कितना प्राप्त हुआ, -4 सेमी। अब इसकी स्थिति बतानी है, तो बताएंगे। और तब वस्तु का प्रतिबिंब 4 सेमी लंबा उल्टा वो वास्तविक प्राप्त होगा। कितनी दूरी पर प्राप्त होगी, तो 30 सेमी दूरी पर बताएंगे। अतः वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर 4 सेमी लंबा उल्टा और वास्तविक प्राप्त होगा। आइए अगला हेडिंग हम देखा जाए, अवतल दर्पण का उपयोग। चलिए आइए देखा जाए,
हमारा अगला हेडिंग है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होता है, कहाँ उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं बहुविकल्पी के रूप में या 1 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो आइए, हमें 1 नंबर छोड़ना नहीं है, इसे लेकर रहना है। तो आइए देखा जाए। अवतल दर्पण का पहला उपयोग है तो बड़ी फोकस दूरी और बड़ी द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग। फोकस दूरी बड़ी और द्वारक कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो फोकस दूरी बड़ी और बड़ी द्वारक का अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। पहला उपयोग किसमें, तो दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अब दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो अवतल दर्पण क्या करता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो दाढ़ी छोटी छोटी छूट जाती है, तो उन सब को अच्छे से देखने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला है छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश किरणें परावर्तित करते। छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आँख, कान, नाक व गले का निरीक्षण करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, तो प्रकाश किरणों को परावर्तित करके आँख का, नाक व गले का निरीक्षण करते हैं। तो पहला उपयोग दाढ़ी बनाने में, दूसरा उपयोग क्या है, तो आँख का, नाक एवं गले के निरीक्षण करने में, आँख का, नाक एवं गले के निरीक्षण करने में। तीसरा उपयोग क्या है, तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण क्या करता है, तो प्रकाश को एक जगह पर लाकर एकत्रित करता है, यानी प्रकाश को एकत्रित करने का काम करता है। सौर भट्टी में अवतल दर्पण लगाया जाता है। ये क्या करता है, प्रकाश को एक जगह पर जाकर उसके एक जगह पर एकत्रित करके गिराता है प्रकाश किरण को। आइए देखा जाए। अगला चौथा उपयोग है तो टेबल लैंप के शेडो में, टेबल लैंप के शेडो में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब टेबल लैंप के शेडो में क्यों उपयोग करते हैं, तो हमें टेबल लैंप में क्या चाहिए, तो कम दूरी में ज़्यादा प्रकाश चाहिए। कम दूरी में ज़्यादा प्रकाश चाहिए। तो जहाँ भी कम दूरी में ज़्यादा प्रकाश की बात आ जाए, तो हमें वहाँ पर कौन से दर्पण का उपयोग करना है, अवतल दर्पण का। तो हमने अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ा। पहला उपयोग है दाढ़ी बनाने में, दूसरा उपयोग क्या पढ़ा, तो आँख का, नाक व गले के निरीक्षण में। तीसरा उपयोग हमने क्या पढ़ा, तो सौर भट्टियों में प्रकाश किरणों को एकत्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चौथा उपयोग क्या है, तो टेबल लैंप जो होते हैं उसके शेड में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, तो अवतल दर्पण लगाया जाता है। ये क्या करता है, तो प्रकाश को कम क्षेत्र में ज़्यादा फैलाता है। ठीक है, आइए देखा जाए। अब अगला हमें पढ़ना है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ना हमें। उत्तल दर्पण के उपयोग, आइए देखा जाए। ये बहुत सरल होता है, इसे याद करने में बहुत आसानी हो गया हमें। चलिए देखा जाए। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, तो साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो साइड मिरर या साइड दर्पण के रूप में होता है। अब देखिए, हम देखते हैं मोटरसाइकिल हो, जीप हो, ट्रक हो, कोई भी वाहन हो, ठीक है, तो उसमें पीछे की वस्तु को देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब वहाँ पर उत्तल दर्पण का क्यों प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण क्या करता है, तो वस्तु का, बड़ा वस्तु होता है उसका छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब इसमें हम देख रहे हैं तो इसमें बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब इतने ही छोटे दर्पण में हमें प्राप्त हो जाता है। तो बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। अब अधिक हम क्या करते हैं, लंबे ज़्यादा क्षेत्र का प्रतिबिंब इसमें प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए साइड मिरर के रूप में, साइड दर्पण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला प्रयोग समझ में आया। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वाहनों में, मोटर कारों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका क्या है, तो गली में, चौराहों पर, सड़क पर, ठीक है, बल्ब लगे रहते हैं, तो वहाँ पर उसके साइड में कौन
गली चौराहों सड़कों के लैंप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? तो उत्तल दर्पण क्या करता है? तो प्रकाश को अधिक से अधिक फैलाता है, दूर तक फैलाता है। तो प्रकाश को अधिक से अधिक दूर तक फैलाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।